तो देखिए, आज की जो क्लास है बीएनएस अवेटिंग है, बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड भी है भाई, है ना। और भारतीय न्याय संहिता इसको बोलते हैं। आप जानते हैं कि भारत में भारत सरकार के द्वारा अब कानूनों की धाराओं को चेंज कर दिया गया है। अगर मैं सामान्य भाषा में ये कहूं तो इसका जो पहला रूप था उसे आप किस नाम से जानते थे? आईपीसी। किस नाम से जानते थे? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। अब ये जो आईपीसी था, ये आईपीसी आप सबको पता होना चाहिए, ये इसके आगे लिखा हुआ था आईपीसी 1860। क्या लिखा होता? 1860। इसका मतलब ये है कि आईपीसी जो है ये 1860 में बना था। और इस आईपीसी को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। ओके, यानी लॉर्ड मैकाले जो कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1834 में बनाया गया था, भारत का प्रथम विधि आयोग। अब जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि 1860 में जिन अपराधों के बारे में लॉर्ड मैकाले ने लिखा होगा, क्या वे अपराध आज उसी नेचर में होते होंगे? हम कहेंगे नहीं। उनका नेचर क्या हो चुका है? बदल चुका है, करने का तरीका बदल चुका है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस आईपीसी में पिछड़ गई थी, इस आईपीसी में बार बार संशोधन करने की जरूरत पड़ रही थी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, आजकल आप देख रहे होंगे अपराध का एक नया ट्रेंड हो गया, ऑनलाइन अपराध। आप देख रहे हैं? तो इस ऑनलाइन अपराध का मतलब ये हो गया कि भाई फोन किया, ओटीपी वगैरह मांगा और आपसे आपकी बैंक अकाउंट से फर्जीवाड़ा करके पैसे निकाल लिए। तो ये क्या है? ये है क्या? एक प्रकार का अपराध है। आजकल इसे साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो इस आईपीसी में क्योंकि भाई उनकी भी गलती है, 1860 में किसने ऐसा सोचा था कि एक फोन कॉल के जरिए आपके साथ स्कैम हो जाए? लेकिन अब हो रहा है तो अब सोचना पड़ेगा। तो अब सरकार ने सोचा, इसीलिए आईपीसी की कुछ चीजें पुरानी पड़ गई थी, पुरातन पड़ गई थी। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें, जैसे आज एक और ट्रेंड बता देता हूं मैं आपको। अब एक केस भी हुआ था, उसमें देख रहा था कि एक क्राइम करवाने के लिए, जैसे मान लीजिए पहले आईपीसी क्या कहती थी? क्राइम मतलब हत्या है या कोई भी चीज है तो उसमें इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन समझ रहे हैं? मतलब आपने ऐसा क्यों किया, कुछ तो काम होगा। लेकिन आप नोटिस करते होंगे या आजकल आप देख रहे होंगे, एक नया ट्रेंड सेट हुआ है कि पहले बालक को परिभाषित नहीं किया गया था पहली वाली में, और आजकल एक नया ट्रेंड ये सेट हो गया है कि कोई भी एक क्रिमिनल भाड़े पर बच्चों को लेता है और अपना काम करवा लेता है, क्राइम करवा लेता है। तो पहली आईपीसी में इसके विरुद्ध, अब बच्चों जिसने क्राइम किया है अगर वो अपनी एज के अनुसार है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसका क्या, जिसने बच्चे को क्राइम करने के लिए भेजा था उसके विरुद्ध भी तो कुछ होना चाहिए। तो जिसे भाड़े पर बच्चा लेकर और अपना क्राइम करवा दिया उससे। ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान, कानूनी अपराध ऐसे थे जो वर्तमान परिस्थिति में नवीन रूप से लागू होने शुरू हो गए। इस प्रकार से आईपीसी का चेंज होना, बदलना समय की मांग हो गया था। फाइनली सरकार ने आईपीसी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया? बीएनएस बना दिया, यानी भारतीय न्याय संहिता। तो थोड़ी सी जानकारी, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं
तो यूपीएसआई में भाई धाराएं तो हम 358 धाराएं हैं बीएनएस में, उसमें 511 थी। आईपीसी में कितनी धाराएं थी? 511। मतलब इसका एक हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो मेरे हिसाब से इस बार बीएनएस से जो क्वेश्चन आने चाहिए वो एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बनना चाहिए जो आईपीसी के साथ उसकी कंपेयर हो, तुलना हो। आईपीसी कब बनी, आईपीसी कब लागू हुई, बीएनएस कब बना, कब लागू हुआ, आईपीसी में कितने सेक्शन थे, बीएनएस में कितने सेक्शन हैं, कितने ऐसे सेक्शन हैं जो आईपीसी में थे ही नहीं, बीएनएस में नए जोड़े गए, कितने ऐसे सेक्शन थे जो आईपीसी में पुराने पड़ गए थे, उनको बीएनएस में लिया ही नहीं गया, बाहर कर दिया गया। तुलनात्मक अध्ययन। कौन समझ में आ रहा है आप सबको? यहां से क्वेश्चन देखिए आसान होगा, कोई इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रटने वाली बात होगी या बहुत सेक्शन हमें याद करने होंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान होगा ये। तो हम सबसे पहले बीएनएस को पढ़ने से पहले, बीएनएस की धाराओं को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले बीएनएस का आईपीसी के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। ये जो आपकी पहली क्लास होगी, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है अंदर से, यहीं से आपको एसआई में एक सवाल मिल जाएगा बीएनएस के बिहाफ पर तुलना करके। कैसे आप खुद देख लेंगे। तो सबसे पहला, ये तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आईपीसी क्यों बीएनएस हुई, आईपीसी को क्यों अप्रभावित कर दिया गया और क्यों बीएनएस को लागू किया गया। बहुत सारे कानून हमारे ऐसे थे जो क्या हो गए, पीछे छूट गए। उन कानूनों की आज हमें कोई जरूरत नहीं थी और बहुत से नए क्राइम ऐसे जुड़ गए जो आईपीसी में नहीं थे। बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं। उस हेडिंग में आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आईपीसी और बीएनएस में, बीएनएस का तुलनात्मक अध्ययन। आईपीसी और बीएनएस का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए ये सेगमेंट। इसी सेगमेंट से आपका एक सवाल मेरे हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा सब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम तिथि की। तिथि में 3 चीजें आपसे पूछ सकता है। 3 चीजें कैसे? एक पूछ सकता है प्रस्तुत की तिथि, एक पूछ सकता है अधिनियमित की तिथि, जिसे आप कहते हैं पारित, और एक पूछ सकता है लागू होने की तिथि। देखिए भाई, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कानून है हमारे भारत में, कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करती है। तो अगर बीएनएस बना हो या कभी आईपीसी बना हो तो उस समय तो संसद ब्रिटिश संसद थी, हमारे पास हमारी स्वतंत्र भारत की संसद तो थी नहीं। लेकिन तभी भी और आज भी संसद के द्वारा ही चीजें जब तक अधिनियमित नहीं होंगी तब तक वे समाज में लागू नहीं होंगी। तो कोई भी कानून है वह पहले संसद के द्वारा अधिनियमित होगा। संसद के द्वारा अधिनियमित होने के लिए उसे संसद में
पेश करना बहुत जरूरी है। एक ड्राफ्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बीएनएस की अगर मैं बात करूं तो बीएनएस का हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। अब बीएनएस का ड्राफ्ट जब बनेगा तो बीएनएस का ड्राफ्ट बनने के बाद फिर वो क्या होगा, संसद में रखा जाएगा, और संसद में रखने के बाद फिर वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग क्या होगा, पारित होगा, और अलग अलग पारित होने के बाद फिर वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा। तो जिस दिन राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे उसी डेट को क्या कहेंगे हम, अधिनियमित डेट कहेंगे, और फिर उसके बाद वो चीज लागू हो जाएगी। तो यहां पर आप समझें, अगर मैं बात करूं पहले किसकी, बीएनएस की, अगर मैं बात करूं पहले बीएनएस की, तो बीएनएस जो है, अब प्रस्तुत करूं क्या संसद में, तो बीएनएस जो है ये सबसे पहले लोकसभा में ही रखा गया था। तो लोकसभा में ये जो प्रस्तुत हुआ ये 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में बीएनएस 11 अगस्त 2023 को रखा गया, और उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा से क्या हो गया, पारित हो गया। तो ये भी यही लिख लें, प्रस्तुत और पारित, प्रस्तुत और पारित 20 दिसंबर 2023, 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा में पारित हो गया। उसके बाद फिर आप प्रक्रिया जानते ही हैं, फिर चीजें राज्यसभा में जाएंगी, राज्यसभा में रखी जाएंगी, राज्यसभा में वोटिंग होगी, और राज्यसभा में फिर ये क्या हो जाएगी, पारित हो जाएगी। तो राज्यसभा में पारित होने की इसकी अलग डेट है। राज्यसभा में 31 दिसंबर को पारित हुई है ये। राज्यसभा में कब पारित हुई है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, राज्यसभा में पारित, बीएनएस की बात कर रहे हैं, ये आपकी हुई है 21 दिसंबर 2023। तो ये 3 तिथि तो इसकी प्रस्तुतिकरण से आप समझ लीजिएगा, मतलब संसद में कब रखा गया बिल इसका, और संसद के दोनों सदनों द्वारा बीएनएस कब कब क्या हुई है, पारित हुई। उसके बाद अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब यहां पर यह हो गया कि संसद द्वारा पूर्णतः पारित, और संसद द्वारा पूर्णतः पारित होने का मतलब ये हो गया कि जब इस पर राष्ट्रपति के क्या हो गए, हस्ताक्षर हो गए। तो इसकी तिथि जो है वो है 25 दिसंबर, इसकी तिथि आप समझिएगा, इसकी तिथि है 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर 2023 को बीएनएस जो है आपका क्या हुआ है, पारित हो गया है, संसद द्वारा अधिनियमित हो गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बात आती है लास्ट वाले पॉइंट की, और लास्ट वाले पॉइंट की बात का मतलब ये हो गया कि ये किस डेट को लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2024, एक आप साथ साथ उतारते चलें, लिखते चलें, क्योंकि फैक्ट है, इनमें मुझे समझाने वाली कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, और इन फैक्ट से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सिंपल सी बात समझें कि लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 है, संसद द्वारा अधिनियमित होने की या संसद द्वारा पारित होने की। और मैं यहां पर लिख दूं, पारित होने का मतलब यहां पर यह है, ऐसे भी आपसे अलग सवाल पूछ सकता है कि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे कब हुए थे, 25 दिसंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति के क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए। ये आप समझने का प्रयास करें, आप लिखते रहें, आप लिखते रहें। इसके बाद ये तो हमने बात कर ली बीएनएस की। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की, आईपीसी की। अब ये जो आईपीसी है, आईपीसी में 2 डेट आपको याद रखनी होंगी। एक तो इसकी अधिनियमित होने की,
और एक इसके लागू होने की। आईपीसी कब अधिनियमित हुई और आईपीसी कब लागू हुई, चल तो रहा होगा। आईपीसी कब अधिनियमित हुई और आईपीसी कब लागू हुई, तो ये डेट आप लिख लेंगे, ये डेट आप लिख लेंगे, दोनों डेटें आप लिख लेंगे। 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1860 और 1 जनवरी 1862। ये दोनों डेटें आप जो है किसकी लिख लेंगे, आईपीसी की लिख लेंगे। तो दोनों में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन देख लिया कि जो बीएनएस था वो लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया, सबसे पहला दिन। फिर पारित होता है वहां पर 20 दिसंबर को। 2023 में ही राज्यसभा में अगले दिन को पारित कर लिया जाता है। फिर साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पर 25 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षर कर देते हैं और इस प्रकार से 25 दिसंबर 2023 को बीएनएस संसद द्वारा पारित मान लिया जाता है। फिर फाइनली 1 जुलाई 2024 को इसे क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। दूसरा, आईपीसी पुरानी पड़ गई है तो इतनी डिटेल की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए आप ध्यान दें बस कि आईपीसी कब संसद द्वारा पारित हुई थी, 6 अक्टूबर 1860, और कब लागू हुई थी। 2 वर्ष का समय लगा इसके लागू होने में। तिथि से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। इसके बाद बात करेंगे अध्याय और धाराओं की। इसके बाद बात करेंगे अध्याय और धारा। अध्याय और धारा, कोई सा भी कानून हो, यहां तो हम बीएनएस की बात कर रहे हैं, चाहे आप आगे चलकर मानवाधिकार पढ़े, आगे चलकर आप मोटरयान अधिनियम पढ़े, कोई सा भी सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़े, हर कानून में जो नियम लिखे हुए होते हैं उनको हम धाराएं कहते हैं। जैसे संविधान में जो नियम लिखे हुए होते हैं उनको अनुच्छेद कहते हैं, तो जो कानूनों में नियम लिखे हुए होते हैं, अधिनियम में जो नियम लिखे हुए होते हैं उनको हम सेक्शन या धारा बोलते हैं। और ये जो कानून बनते हैं ये इनमें कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप एक पुस्तक लें तो पुस्तक की विषय वस्तु में लिखा होता है टॉपिक नंबर 1 में ये, टॉपिक नंबर 2 में ये, टॉपिक नंबर, जैसे मैं उदाहरण दूं कि एक भाग होगा, मान लीजिए चोरी डकैती, तो वो एक भाग हो गया। एक भाग हो गया हत्या, एक भाग हो गया दहेज, तो ये अलग अलग भाग होंगे। तो ऐसे ही करते करते हर कानून में कुछ अध्याय होते हैं और उन अध्यायों में जो नियम लिखे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। तो मैं यहां पर पहले बात किसकी करूंगा, बीएनएस की। तो बीएनएस में आप समझिएगा, बीएनएस में जो अध्याय हैं उनकी संख्या कितनी है, 20, और बीएनएस में जो कुल धाराएं हैं उनकी संख्या है 358। बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, कुल 358। जबकि अगर मैं बात करूं आईपीसी की, तो आईपीसी में कुल अध्याय, जो अध्याय थे उनकी संख्या थी 23, और आईपीसी में जो धाराएं थी उनकी संख्या थी 511। यानी आप यहां पर एक अंतर समझ सकते हैं कि आईपीसी की तुलना में सीआरपीसी में जो धाराएं हैं वो कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं, या इनमें क्या हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। अब यहां पर जो ये धाराएं हैं, इन धाराओं में जो अंतर आया है उसको आप नोट करके लिख लेंगे। नोट करके ये लिख लेंगे, बीएनएस
में धाराएं, बीएनएस में धाराएं, तो कुल धाराएं तो आपने बता दी कितनी, बीएनएस में कुल धाराएं कितनी है 358, इतनी आपने बता दी। इसके बाद बीएनएस में कितनी धाराएं नई जोड़ी गई है, नई जोड़ी गई धाराएं, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। 18 धाराएं वे हैं जो बीएनएस में जोड़ी गई हैं और कितनी धाराएं हटा दी गई हैं, मतलब जो आईपीसी में थी लेकिन इससे बाहर कर दी गई हैं, तो निष्कासित धाराएं, निष्कासित धाराएं, निष्कासित फिर बता देता हूं, जो धाराएं हटा दी गई हैं जो पहले आईपीसी में थी, तो इनकी संख्या कितनी है, ये है। और उसके बाद कितनी धाराओं में चेंजेस हुए हैं, सजा के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर, तो परिवर्तित धाराएं, परिवर्तित धाराएं, तो ये इनकी संख्या आपको मिलेगी 175। तो वीएनएस में धाराएं, ये आप ध्यान कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीएनएस में धाराएं, कुल धाराएं 358 होंगी, नई जोड़ी गई धाराएं, नई जोड़ी गई धाराओं का मतलब समझना भैया, जो धाराएं कभी आईपीसी में जिनका जिक्र था ही नहीं, आईपीसी में इन धाराओं का कभी भी जिक्र, जैसे मैंने बताया साइबर क्राइम, छोटा बच्चा है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके आधार पर नई धाराएं। और मैं आपको अपने रिस्क पे एक चीज बता देता हूं, हालांकि YouTube पे मैं वीडियो डालूंगा तो इतनी बड़ी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चैलेंज कर सकता हूं इस चीज को कि ये वाला जो सेगमेंट होगा, बॉस अगर आपने ये 18 धाराएं ही पढ़ ली तो बीएनएस से यहीं से सवाल आ जाएगा, भाई यही तो पूछेगा कौन सी नई धाराएं हैं, तो वही नई धाराएं। तो अगर सिंगल धारा पूछी उसने तो सिंगल धारा क्या, तो वही पूछने की ज्यादा संभावना होगी जो बीएनएस में नई थी नहीं, सॉरी जो आईपीसी में थी नहीं, जो बीएनएस में नई जोड़ी गई। तो ये मैं आपको बोलता हूं, ये आपको समझ लीजिए, भविष्यवाणी कर दी मैंने कि अगर यूपीएसआई के प्रैक्टिस, मतलब ये जो बैचेज होंगे, मतलब जो सॉरी एग्जाम होंगे, अगर ये कई चरणों में हुए, कई शिफ्ट में हुए, तो मैं समझता हूं एक ना एक शिफ्ट में यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। ये खुला चैलेंज मैं कर रहा हूं। अब ये बात आयोग सुन ले और ना दे तो वो अलग बात है ना, कभी आयोग तक पहुंच जाए बात कि लो भाई ऐसे ऐसे फला फला टीचर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो अच्छी लो, लेकिन बनना चाहिए है जी। नहीं, टॉपिक और क्वेश्चन की बात नहीं है, बात यह है कि मतलब वीएनएस में नया क्या पढ़े, तो बीएनएस में नया ये 18 चीजें, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये वो चीजें 18 होंगी जो कभी आईपीसी में नहीं थी। तो भाई उन्हें पता कि आईपीसी, भाई अगर जो तैयारी करते रहते तो आईपीसी तो रटा रखा था लोगों को, तो ये नई धाराएं पूछी जाए, मेरा मतलब ये व्यू है यहां पर कहने। ठीक है, चलिए। नहीं 358 तो कुल हो गई, इसमें उस 358 में 18 नहीं हो गई जो आईपीसी में थी नहीं, 22 हटा दी गई, इनका 358 से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 358 में है ही नहीं। हटा क्यों दी गई, क्योंकि वो अपराध अब भारत में होते ही नहीं, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं थी, पर पुराना कानून पड़ गया था तो उनको हटा दिया गया। परिवर्तित धाराएं 175, जैसे किसी में परिभाषा अधूरी रह गई थी, पहले की परिभाषा और थी, आज की परिभाषा और थी, दंड का स्वरूप, प्रावधान सजा के, ये सारी चीजें जो है परिवर्तित की गई है ना। तो आप ये मान के चलो जो ये वाला पॉइंट है निष्कासित धाराएं, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये पहले आईपीसी में थी, आज नहीं है। इन 18 का मतलब ये हो गया
ये पहले भी आईपीसी में नहीं थी, लेकिन आज बीएनएस में है। इन दोनों को आप ऐसे से, ठीक। इसमें थोड़ा बहुत क्या किया गया है, इन 3 धाराओं में थोड़ा बहुत क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। 175 तक धाराओं में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ इनको शामिल किया गया है। अब बताइए कोई और पॉइंट जो आपको अभी तक समझ में ना आया हो, कोई जानकारी क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? चल हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। 358 धाराओं में कुछ धाराएं तो हमने अपने दिमाग से बनाई नहीं, और कुछ हमने वहीं से ली आईपीसी से। सवाल उठता है आईपीसी से कितनी धाराएं ली हैं? 175 परिवर्तन किया है। 18 बिल्कुल नहीं है, तो बाकी तो सब वही हो गई जो उसमें थी। नहीं समझ में आई बात? 18 तो बिल्कुल नहीं है, जिनका आईपीसी से कोई मतलब नहीं है। 175 में थोड़ा बहुत हमने क्या कर दिया, फेरबदल। 175 और 18 बताओ भाई मैथ वालों, एसआई वाले हो तुम सब। 175 और 18 कितने? 193। इन 193 के अलावा जितनी धाराएं हैं 358 में से माइनस कर दो 193 को, अब जितनी आई वो सब आईपीसी की धाराएं। आप यही तो पूछना चाह रहा हो कि आईपीसी पूरी तरह से बदल दी गई है या कुछ उसी का प्रावधान है। तो जितनी धाराएं बची 358 में से 193 घटाने के बाद कितनी? 165। ये 165 धाराएं जो होंगी ये आईपीसी से एटजिट होंगी। ऐसा थोड़ी ना कि आईपीसी को अप्रभावी तो किया गया है, आईपीसी के स्थान पर बीएनएस तो आ गया, लेकिन आप ये समझो कि आईपीसी के जो कुछ धाराएं आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी थी उनको हमने बीएनएस में शामिल किया है। तो ऐसी धाराएं कितनी हुई? 165 बताया आपने। तो बस आप समझ लीजिएगा, समझ में आ गई बात? अब बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अच्छा यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं आप। अभी आपने ने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले की बात है कि बहुत सारे ट्रक हड़तालों ने हड़ताल कर दी थी, बहुत सारे बस वालों ने हड़ताल कर दी थी, बहुत सारे जो भी कार वगैरह चलाने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा बड़ा तगड़ा नियम बना दिया था है जी, व्हीकल एक्ट में जो जोड़ा गया था हिट एंड रन वाला, कि यदि किसी व्यक्ति को आपसे टक्कर लगी और आप मर गया और आप भाग गए, अगर आप उसे अस्पताल लेके नहीं गए तो आपके खिलाफ जो है बहुत तगड़ा मुकदमा लिखा जाएगा। तो फिर बहुत पूरे देश भर में ट्रक, सुना होगा ऐसा कुछ ना, अब से 24 की बात है पिछले साल की। तो वो एक धारा थी 106(2), 106(2) जो धारा थी उस धारा में यही बात की गई थी। बीएनएस की नई धारा है 106(2), उसमें हिट एंड रन मतलब वही वाहन से मृत्यु के संबंध में प्रावधान थे। तो भैया वो धारा अभी तक लागू नहीं हुई, विवादित है। क्या है? विवादित है। तो चूंकि विवादित है तो अगर कभी ऐसा एक क्वेश्चन बन जाए, जो कि बन सकता है, कि बीएनएस 1 जनवरी 2024 को पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है, लेकिन कौन सी एक धारा है जो उस समय लागू नहीं हुई थी? बात समझ में आ रही है? तो कौन सी धारा होगी? 106(2). तो नोट करके एक पॉइंट और यहां पर लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करके एक पॉइंट और लिख लें यहां पर आप सब लोग, नोट करके बीएनएस के लागू होने के समय, बीएनएस के लागू होने के समय धारा 106, ये धारा बीएनएस की है, ये धारा भैया किसकी है? आईपीसी की नहीं है, किसकी है? बीएनएस। बीएनएस धारा 106(2) लागू नहीं हुई थी, लागू नहीं हुई थी।
अब आप बता दो, यहां पर इशारा कर दो कि इस धारा का संबंध किससे था। तो इस धारा का संबंध था वाहन से मृत्यु कारित से संबंध। इतना मैंने इशारा कर दिया, बाकी जब हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल से धाराएं तो आपको क्लियर करेंगे किसमें क्या प्रावधान है। लेकिन आप फिलहाल एक इशारा समझ लीजिएगा कि वाहन से मृत्यु कारित होना, वाहन तो आप समझ रहे हैं, वाहन कोई व्यक्ति चलाएगा, सजा वाहन को तो मिलनी नहीं है। सजा किसे मिलेगी? सजा उसे मिलेगी जो वाहन को चलाने वाला होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, अब जैसे कि मैंने कहा और मैंने डबल स्टार मार्क किया, किस पे? नहीं जोड़ी गई धारा। और मेरा ये सिक्स सेंस भी है, मैंने कहा अगर आयोग तक मेरी आवाज यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंची तो पक्का किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इन 18 धाराओं में से, चाहे वो ऐसे सुमेलित करने वाले के तरीके से दे दे या सिंगल पूछ ले कि किस धारा में क्या प्रावधान है, इन 18 धाराओं पर हम पहले काम कर लेते हैं। और इस समय जो हम काम करेंगे इनके सिर्फ टाइटल को पढ़ेंगे, इनको सिर्फ कैसे पढ़ेंगे, किस धारा में क्या है, ताकि आप याद कर सके, आपके मस्तिष्क में ये चीज छप सके। तो अगला हेडिंग आप करेंगे इसमें बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं। बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, अगला हेडिंग आपका क्या हो जाएगा? बीएनएस में जोड़ी गई वीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ एक चीजें अब आपको खुद समझ में जाएगा कि ये वो चीजें होंगी सारी जो पहले जब कानून बना होगा आईपीसी का, तो पहले मैकाले के दिमाग में ये वाले क्राइम नहीं चल रहे हो, क्योंकि ये सब वो क्राइम है जो लेटेस्ट हो गए हैं। जैसे कि पहला है धारा 2, धारा 2 और इसका जोड़ा गया है थर्ड पार्ट, यानी धारा 2 को जोड़ा गया है और धारा 2 में बालक की परिभाषा को बताया गया है। पहले आईपीसी में बालक की परिभाषा को नहीं बताया गया था, तो बालक की परिभाषा को बताया गया है। एक चीज कि बच्चा क्या होगा ये सब बाद में देखेंगे। दूसरा है धारा 48, क्रम से ही पढ़ेंगे। धारा 48, धारा 48 भारत में अपराधों का भारत के बाहर से दुष्प्रेरण, थोड़ा सा टर्मोलॉजी को आपको उसी टर्मोलॉजी में लिखना पड़ेगा, उसकी आसान शब्दावली मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप समझिएगा दुष्प्रेरण, क्योंकि परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो उसी टाइप से आएगा, है ना, क्योंकि वो शब्दावली तो वो यूज करेगा। अब दुष्प्रेरण को आप आसान भाषा में लिख लीजिएगा, क्या? उकसाना। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं इस लाइन का कि मान लीजिए भारत में कोई क्राइम होता है, सॉरी भारत में कोई क्राइम बाहर से बैठकर षड्यंत्र कर रहा है, नहीं समझ में आई बात? अरे ऐसा संभव है कि नहीं है? भारत के बाहर से दुष्प्रेरण, भारत से बाहर, यानी ये सीधा सीधा आतंकवादियों से संबंधित क्या है, नई विधि नई धारा को जोड़ा गया है। बात समझ में आ गई?
अरे आ गई है जी। खालिस्तानी, नॉट खालिस्तानी, किसी का भी खालिस्तानी का उदाहरण हो सकता है कि भाई वो कनाडा में बैठा है। मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी क्यों, कोई अगर डॉन है तो, दुबई में बैठे हुए भैया हैं तो, अब दुबई में बैठे हुए भैया हैं, वो कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं यहाँ पर और उनका नाम आ रहा है, तो भैया उनके खिलाफ भी हम क्या चलेंगे, केस करेंगे। अब तक तो हम दूसरे देश पे डिपेंड थे कि आप केस करो उस पर, हाँ आप केस करो, तभी तो नहीं पकड़ा गया आज तक, केस ही नहीं है, बोले आप केस करो, सब कुछ प्रूफ है कि ब्लास्ट उसने किया, सब कुछ उसने किया, बट केस करो। अब लेकिन अब हमने अपने यहाँ कानून बना दिया कि हम भी केस करेंगे। अब अगर हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो क्राइम हुआ है उस क्राइम में भारत से बाहर वाले की किसी की भूमिका संदिग्ध है, उसने उकसाया है, उसने षड्यंत्र किया है, तो हमारे यहाँ की धारा 48 इस बात को कहती है कि वह बंदा भी अपराधी माना जाएगा। नई धारा जोड़ी है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगली धारा देख लेते हैं। अगली धारा है धारा 69। धारा 69, धारा 69 प्रवंचनापूर्ण, प्रवंचनापूर्ण। अब देखिए यहां पर भी एक नया शब्द आ गया, ये प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन या सेक्स से संबंधित धारा है। प्रवंचनापूर्ण को आप आसान भाषा में यहां पे लिख लें, धोखेबाजी, या झूठ बोलकर, आप समझ सकते हैं इसको। आजकल ट्रेंडिंग है कि लड़कियां या तो बारात लेके लड़के घर पहुंच जाती हैं या थाने में चली जाती हैं और क्या इल्जाम लगाती हैं कि पिछले 11 साल से मेरा शोषण कर रहा था शादी के नाम पर। तो वही चीज है कि आप प्रवंचनापूर्ण तरीके से उसके साथ क्या कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे, जो कि अब अपराध माना जाएगा। ये आप समझ लें। अगली धारा है 73। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो वो तुरंत पूछे आप लोग। अगली धारा है 73। धारा 73 क्या कहती है, ये कहती है कि कोर्ट या न्यायालय, लिखेंगे इसको, न्यायालय की परमिशन, परमिशन की हिंदी आप समझ जाएंगे, परमिशन के बिना न्यायालय से संबंधित किसी भी मामले, किसी भी मुद्दे को पब्लिश समझते हैं, उजागर, प्रिंट निकालना, सोशल मीडिया पे डालना, समझ रहे हैं ना, मुद्दे को पब्लिश करने से संबंधित। पब्लिश में बता देता हूं आसान भाषा में मैं, पब्लिश में आ जाएगा आपका प्रिंट निकालना या सोशल मीडिया पर शेयर करना, इस तरह की चीजें। पब्लिश मतलब जनता के बीच तक ले जाना, अखबारों में दे देना कटिंग, किसी मीडिया को दे देना, तो वो तब तक नहीं दे सकते जब तक न्यायालय ने इसकी आपको क्या ना दी हो, परमिशन। अगर न्यायालय की परमिशन नहीं है और आपने ऐसा कोई स्टेप लिया है तो आप अपराध के दायरे में आएंगे, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है।
86 धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। 86 में क्या दिया गया है? क्रूरता की। अब क्रूरता की परिभाषा क्या है? मैंने कहा ना हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी सिर्फ जल्दी जल्दी हम ये पढ़ लेते हैं कौन सी धाराएं ऐड की गई हैं। धारा 95 अपराध करने के लिए बालकों का इस्तेमाल करना। जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि एक नई चीज ट्रेंड में चल रही है, छोटे छोटे बच्चों को क्राइम सिखाकर उनको क्राइम मार्केट में छोड़ दिया जा रहा है, समाज में छोड़ दिया जा रहा है, और वो आसानी से क्राइम करने में, क्राइम करके भागने में आसान मिल रहा है उनको। ठीक है, अगली 103(2) मॉब लिंचिंग। समझ में आ रहा है? मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा मृत्यु कारित करना। मृत्यु का ट्रेंड में है, आप देखते हैं भीड़ मिलकर किसी भी एक आदमी को मार देती है, तो भीड़ द्वारा किसी को मारना मॉब लिंचिंग की घटना कहलाती है। तो अब मॉब लिंचिंग भी अपराध कर दिया गया है, यानी उस भीड़ के विरुद्ध क्या होगा? अपराध लिखा जाएगा। और मॉब लिंचिंग में इसमें बताया गया 5 या 5 से अधिक लोग, अगर कोई 5 से कम लोग मिलकर किसी व्यक्ति को मार रहा है तो वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। इस धारा के अंतर्गत कौन आएगा? भीड़ किसे माना गया है? 5 या 5 से ज्यादा लोग जब ऐसा करेंगे तब उसे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाएगा। अगली है 106, बता चुका हूं अभी। नई जोड़ी गई है। वाहन से, एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु कारित हो जाए तो उसमें ड्राइवर पर मुकदमा चलाया जाएगा। धारा 111 संगठित अपराधों के बारे में बताया गया है, और धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों के बारे में बताया गया है। छोटे संगठित अपराध, अपराध दो तरह के होते हैं, संगठित और असंगठित। तो जो संगठित अपराध हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। धारा 113 अलग से ही आतंकवाद को जोड़ दिया गया है। ये सब पूछा जा सकता है। आतंकवाद से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 113 आतंकवाद से संबंधित धारा है।
अगली धारा 117। 117 में जोड़े गए हैं 2.34। 117(3) कहता है कि गंभीर चोटों से संबंधित है। घोर उपहति बोलते हैं इसको कानून वाली भाषा में। स्थायी विकलांगता, आपने हाथ काट दिया है ना, किसी का अंग भंग कर दिया, बिल्कुल स्थायी विकलांगता, गंभीर चोटें। और 4 क्या कह रहा है? 5 या 5 से अधिक लोगों द्वारा, मतलब वही वाली बात आ गई, भीड़, मॉब लिंचिंग, वहां मृत्यु की बात थी, यहां भीड़ द्वारा गंभीर चोट। अगर किसी भीड़ ने किसी व्यक्ति पर अटैक किया है, वो मरा नहीं लेकिन उसके अंग भंग हो गए, तो फिर मुकदमा उस पर 117(4) के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। ये आप समझने का प्रयास करें, दोनों को समझें, गंभीर चोटों को समझें, ठीक है। 152, धारा 152 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, इनको समझेंगे आप कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में डलती है, तो वह भी धारा 152 के अधीन अपराधी माना जाएगा। ये आप ध्यान कर लें। अगली धारा है 195(2). धारा 195(2) लोक सेवक। लोक सेवक का मतलब सामान्य भाषा में समझ लेंगे, सरकारी अधिकारी। अपनी ड्यूटी के दौरान किसी बलवा का मतलब यहां पर सामान्य भाषा में समझ लो, जब भीड़ उपद्रव करने लगे, बलवे को रोक रहा है, तो उस समय उसको ऐसा करने से रोकना या धमकाना। जब भी कोई एक, मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है और वो वहां पर गए हुए हैं, तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी समय कोई भीड़ में से निकल कर आया दबंग आदमी और वो बोला चुपचाप निकल लो, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? धारा 195(2) के अनुसार अपराधी माना जाएगा। ये वाली बात आप समझ लें। तो और भी यही सिलसिला चलता रहेगा। पहली क्लास है बीएनएस की, कल इसके आगे की बात हम करेंगे। अभी शायद धाराएं इसमें भी रह गई हैं कुछ, अभी वो धाराएं पढ़ेंगे और फिर आगे बीएनएस के सेक्शन पर बीएनएस के भागों पर बात करेंगे, किस भाग का क्या शीर्षक है, क्योंकि वहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका। जैसे संविधान में बनता है मूल अधिकार किस भाग में है,
तो आप कहते हैं भाग 3 में। वैसे ही बीएनएस के जो 20 भाग हैं वो भी आपको जानने चाहिए कि उसके भागों के नाम क्या क्या हैं। और भी कुछ चीज़ें बीएनएस के बारे में, अभी एक सिलसिला चलेगा कई दिन तक बीएनएस का, तो उसको आराम से पढ़ते रहें। और जो भी साथ के लोग हैं उनसे ही बोल दें कि भाई अब शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना, ज्वाइन करें चीज़ें, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, कल मैं आपसे ये जो धाराएं और जितना आज आपने काम किया है ये मैं आपसे सुनूंगा। बात